Hi everyone. I hope you all are very good and work hard for your board exams. So, in today's video, we are going to start a new chapter of class 10th history, print culture and the modern world. तो आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें प्रिंट कल्चर कैसे डेवलप हुआ है और हमारे एवरीडे लाइफ में प्रिंट का क्या इम्पोर्टेंस है ये तो आपको पता है। देख लीजिए, आप अपनी बुक्स में देख लीजिए, प्रिंट का यूज़ हुआ है। बुक्स, कॉपीज़, मैगजीन्स हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गया, कोई भी एडवर्टाइजमेंट होता है तो आप कहीं भी देखते हो स्ट्रीट्स में। तो आजकल हर जगह प्रिंट का यूज़ होता है। विदाउट प्रिंट आज के टाइम पे लाइफ बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि प्रिंट में हम बहुत ज़्यादा डिपेंड है और प्रिंट का जो टेक्नोलॉजी है वो अभी हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़ चुका है। ठीक है, तो जो ये प्रिंट कल्चर है, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है प्रिंट करने का, तो ये ये जो प्रिंट करने का टेक्नोलॉजी है ये कब से शुरू हुआ है? मतलब इसका भी तो कुछ हिस्ट्री होगा। क्या कैसे इवॉल्व हुआ है, कौन से कंट्री में शुरू हुआ है प्रिंट, इसका भी क्या हिस्ट्री था। तो आज हम इस चैप्टर में बेसिकली हम पूरे प्रिंट कल्चर को समझने वाले हैं, इंडिया के भी कॉन्टेक्स्ट से और बाकी अदर कंट्रीज के भी कॉन्टेक्स्ट से समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो प्रिंट कल्चर है, जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, ये थ्री कंट्रीज में डेवलप हुआ है। चाइना, जापान और कोरिया। नॉर्थ ईस्ट कंट्री है ये तीनों कंट्री। ठीक है, तो ये तीनों कंट्री एशिया में आता है। तो चाइना में शुरू होता है प्रिंट। सबसे पहले प्रिंट का जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना में शुरू होता है। 594 एडी में चाइना में बुक्स प्रिंट होने लगते हैं। ठीक है, तो चाइना में हैंड प्रिंटिंग चलता है विद द हेल्प ऑफ वुड ब्लॉक। वुड ब्लॉक क्या होता है अब? तो ये एक लकड़ी का ब्लॉक जैसे होता है इस टाइप का, और उसमें इनग्रेव किया रहता है और उसमें शेप या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट्स या फिर कुछ भी बना हुआ रहता है, लेटर्स। उसको फिर पेपर पे ऐसे करके प्रेस करके पेपर में उसको छाप दिया जाता है। तो उसको कहते हैं हैंड प्रिंटिंग, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो जो इसका कुछ लिमिटेशंस है, मतलब ये जो हैंड प्रिंटिंग चलता था उस वक्त, इसके भी कुछ लिमिटेशंस है। इसके कमियां क्या है कि जो जो मतलब एक पेपर में, जैसे कि अगर मैं इस पेपर में अगर स्टैम्प करूंगी, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये इंक है, तो इसका इंक क्या होता है ना, नेक्स्ट पेज में भी लग जाता था। तो इससे क्या होता था, बहुत सारे पेज वेस्ट हो जाते थे। और क्या होता था ना, सारे पेज में आप प्रिंट नहीं कर सकते हो, तो आप एक पेज में प्रिंट किए, फिर उसके अगले पेज में प्रिंट नहीं कर पाए, फिर नेक्स्ट पेज में प्रिंट कर रहे हो। तो इससे क्या हो रहा था ना, जो बुक्स हो जा रहा था वो बहुत हेवी हो जा रहा था, बल्की हो जा रहा था। तो ये भी एक कमी था। ठीक है ना। तो चाइना में प्रिंट कल्चर डेवलप हुआ है सबसे पहले। तो चाइना में ही क्यों? क्योंकि चाइना में उस वक्त ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। हर जगह ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम नहीं था, चाइना में उस वक्त फॉलो किया जा रहा था, सिविल सर्विस एग्जाम चलता था। तो जो स्टूडेंट्स थे उनको बुक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती थी, तो वो लोग डिमांड करते थे कि हाँ और बुक्स प्रिंट होनी चाहिए। तो वो एग्ज़ाम्स देंगे तो क्वालिफाई होने के लिए कि हम गवर्नमेंट में उनको जॉब मिले। तो सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता था, इस वजह से डिमांड था, इस वजह से चाइना में इवॉल्व हुआ। सेकंड ये था कि जो अर्बन कल्चर ग्रो हो रहा था चाइना में, जैसे-जैसे अर्बन जो शहरीकरण जो डेवलप हो रहा था, वैसे-वैसे जो प्रिंट का है वो उसका डिमांड बढ़ते जा रहा था। मतलब जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, उनको अपने हिसाब-किताब में भी प्रिंट का बहुत ज़रूरत पड़ रहा था, वो लिख लिख लेते थे। ठीक है ना? और जो इलाइट फैमिली की जो वुमेन हुआ करती थी, जो महिलाएँ हुआ करती थी, वो क्या होता था, पहले क्या था कि जो वुमेन है वो घर के बाहर आउटसाइड काम नहीं करेगी, वो सारे घर के अंदर का ही काम करेगी, वो घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलेगी। तो जो इलाइट फैमिली, मतलब जो रिच फैमिली की वुमेन थी, वो भी लिखना और पढ़ना शुरू कर दी थी। तो क्या हुआ, चाइना में एक प्लेस है संघाई, वो क्या बन गया, प्रिंट कल्चर चाइना में वहाँ हब बन गया। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिंट कल्चर डेवलप होने लगा, बहुत सारे बुक्स प्रिंट्स होने लगे, बहुत जगह प्रिंटिंग डेवलप हो गया। तो सांघाई चाइना का हब है। ठीक है, हब बन गया था। अब हम पढ़ेंगे जापान में कैसे प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी है वो डेवलप होता है। पहले तो चाइना में होता है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो जापान तक कैसे पहुंचता है हम ये समझेंगे। तो एक चाइना का एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, वो क्या किए, चाइना से अपना जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, वो जो वुड ब्लॉक था उसको लेकर आ गए जापान। कब? 768 एडी में। उसके बाद सबसे ओल्डेस्ट जापानीज बुक को प्रिंट किया गया, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र कहा जाता है, 868 एडी में।
ठीक है ना, उस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से। उसी तरह धीरे धीरे क्या हुआ ना, ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान में भी एक्सपेंड हो गया। तो धीरे धीरे प्रिंट होने लगा टेक्सटाइल में, कपड़ों में प्रिंट होने लगा, ठीक है ना। प्लेइंग कार्ड, जो खेलने के कार्ड्स होते हैं उसमें प्रिंट होने लगा। पेपर मनी, जो मनी होता है पेपर का, उसमें भी प्रिंट होने लगा। तो धीरे धीरे जो प्रिंट है वो जापान में और ज़्यादा इन्हेंस हो गया। तो बहुत सारे पोएट्स थे और राइटर्स थे, वो पब्लिश करने लगे प्रिंट कर करके बहुत सस्ते दामों में। तो लोग पढ़ना पसंद कर रहे थे। पहले क्या हो रहा था देखिए, पहले बहुत कम ही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी था, तो ज़्यादा प्रिंट नहीं हो पाता था, तो जो गरीब लोग थे वो खरीद नहीं पाते थे। अब ये वुड ब्लॉक प्रिंटर से क्या होता था, सारे लोग प्रिंट कर रहे हैं और इसको बहुत चीप भी हो जाता था, तो सारे लोग अच्छे से पढ़ पाते थे। तो न्यू फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ चाइना में, जिसे कहते हैं उकियो, सॉरी जापान में। जापान में एक नया तरीका का, एक नया तरीके से प्रिंट करने का एक टेक्नोलॉजी डेवलप होता है, उसको उकियो कहते हैं। उकियो कौन डेवलप करती है? एक महिला होती है कीतागारू उतामारू, ये डेवलप करती है उकियो प्रिंटिंग। इसमें क्या होता है ना, वो कुछ भी प्रिंट करती है या फिर कुछ भी पेंट करती है तो उसमें वो रियल लाइफ पिक्चर को शो करती है, मतलब रियलिस्टिक दिखाती है। मतलब वो कुछ भी प्रिंट कर रही है तो उसको जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे वो तो रियल में, ऐसा मतलब ऐसा देख के लगेगा कि वो रियल में है। तो ये एक नया डेवलप हुआ जापान में। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जापान में भी बहुत ज़्यादा बुक्स प्रिंट होने लगे, बहुत सारे टेक्सटाइल में प्रिंटिंग होने लगा। तो जापान में भी धीरे धीरे जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे इवॉल्व हो गया। तो क्या हुआ ना, ईडो है जापान में, वो हब बन गया प्रिंटिंग कल्चर का। जैसे कि सांघाई बना था चाइना में सांघाई प्रिंट कल्चर का हब हो गया था चाइना में। उसी तरह एडो टोक्यो, जो अभी जापान का कैपिटल है टोक्यो, उसका पुराना नाम एडो था, ठीक है। तो एडो क्या हो गया, जापान का हब बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो प्रिंट कल्चर है वो धीरे धीरे एक्सपेंड हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, धीरे धीरे कैसे कैसे फैल रहा था, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि जापान में कैसे फैला प्रिंट का कल्चर, चाइना से जापान तक कैसे पहुंचा। अब हम पढ़ेंगे यूरोप में कैसे जो प्रिंट वो यूरोप तक कैसे गया, ठीक है। तो सिल्क रूट है जो यूरोप और चाइना को कनेक्ट करता है, ये एशिया को और यूरोप को कनेक्ट करता है। एक सिल्क रूट है जहाँ से क्या था कि जो चाइनीज़ सिल्क है और जो चाइनीज़ स्पाइसेस है, मतलब जो मसाले हैं, वो यूरोप तक इम्पोर्ट होता था, एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। यहाँ चाइना से यूरोप लेके जाया जाता था। तो उसी तरह उसी रूट से एक चाइना का पेपर आ गया जिस यूरोप में आ गया। तो वहाँ पे देख कर यूरोप के लोग बहुत मतलब शॉक हो गए कि अरे ये भी क्या प्रिंट कल्चर कहाँ से आया, ये प्रिंट पेपर है कहाँ का, ऐसे हुआ। सेकंड ये था कि 1295 में क्या हुआ, एक इटालियन एक्सप्लोरर है, ठीक है ना, चाइना के मार्को पोलो। एक इटली के जो एक्सप्लोरर है, जो हर कंट्री जाते हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं, घूमते फिरते हैं, उनके उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं। तो मार्को पोलो जाते हैं 13th सेंचुरी में, कहाँ, चाइना। उसके बाद वो चाइना जाते हैं और चाइना से जो ये वुड ब्लॉक होता है, जो प्रिंटर होता है वुड ब्लॉक, उसको अपने साथ, वो टेक्नोलॉजी को, वो टेक्निक को अपने साथ यूरोप लेके चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यूरोप, इटली में क्या होता है, क्योंकि वो इटली के थे मार्को पोलो, तो इटली में बहुत सारे बुक्स प्रिंट होने लगता है वुड ब्लॉक प्रिंटर से। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये पूरे होल यूरोप तक फैल गया। पहले इटली में आया, इटली से धीरे धीरे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, धीरे धीरे सारे कंट्री में फैल गया, पूरे यूरोप में। तो यूरोप में मतलब जब प्रिंट नहीं पहुंचा था, ये प्रिंट का जो टेक्निक है, उससे पहले यूरोप में क्या, मतलब कुछ बुक्स नहीं प्रिंट होते थे, मतलब उसमें कुछ बुक्स नहीं लिखा जाता था, ऐसा नहीं था। पहले मैन्यूस्क्रिप्ट चलता था। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है जो हैंड से लिखा जाता है, हैंड रिटन टेक्स्ट होता है। जैसे हाथ से लिखा हुआ बुक हो गया, तो कोई भी चीज़ हाथ से लिखा हुआ होता था। तो मैन्यूस्क्रिप्ट यूज़ किया जाता था। हैंड राइटर्स होते थे जिनको स्क्राइब्स कहा जाता था, वो इसे लिखते थे। तो इनको क्या होता था ना, इनको बहुत ज़्यादा ये जो हाथ से, देखिए आप समझ सकते हैं कि हाथ से कोई भी चीज़ बना हो या फिर हाथ से कोई भी चीज़ लिखा हो, वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। और हाथ से लिखने में क्या होता है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और हाथ से लिखने से क्या होता था ना कि मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत मोटा हो जाता था और वो अच्छा नहीं रहता था, उसको कहीं भी आप इजीली ले जा नहीं सकते हो, ठीक है ना, वो बहुत बल्कि हो जाता था। तो टाइम कंज्यूम हो जाता था, फिर बहुत एक्सपेंसिव होता था, जो गरीब लोग उसको परचेज नहीं कर पाते थे। तो इसकी वजह से, तो ये सारे कुछ लिमिटेशंस था मैन्यूस्क्रिप्ट का कि बहुत अच्छा भी नहीं लगता था वो ज़्यादा, और ईज़िली वो प्रिंट भी नहीं होता था, मतलब ईज़िली वो लिखा भी नहीं जाता था, बहुत टाइम लग जाता था, एक बुक लिखते-लिखते बहुत टाइम लग जाता था। तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ते गए यूरोप में कि और बुक्स प्रिंट होना चाहिए। तो क्या हुआ, वुड ब्लॉक जैसे ये आया, वैसे क्या हुआ कि
यूरोप में बहुत सारे बुक्स को प्रिंट किया जाने लगा, जैसे कि टेक्सटाइल में प्रिंट होने लगा, टेक्सटाइल मतलब कपड़ों में प्रिंट होने लगा, प्लेइंग कार्ड्स में, रिलीजियस पिक्चर्स और बुक्स को प्रिंट किया जाने लगा, जैसे रिलीजियस बुक्स हो गया, जैसे बाइबल हो गया, तो बहुत सारे बुक्स प्रिंट होने लगे। तो नीड टू इन्वेंशन मतलब कि डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वुड ब्लॉक प्रिंटर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, मतलब वुड ब्लॉक प्रिंट से भी अच्छे से लोग प्रिंट नहीं कर पा रहे थे, वो भी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, इतना डिमांड बढ़ गया था यूरोप में। तो क्या हो रहा था, यूरोप में न्यू इन्वेंशन का मांग उठने लगा कि नहीं, कुछ अच्छा और इन्वेंशन होना चाहिए जिससे और जल्दी प्रिंट हो जाए और ज़्यादा मात्रा में प्रिंट हो जाए। तो जॉन गुटनबर्ग है, जर्मनी से बिलोंग करते थे, इन्होंने फिर क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया, मतलब प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया 1430s में। तो जॉन जॉन गुटनबर्ग सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किए, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि जॉन गुटनबर्ग कैसे प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किए। तो ये एक मर्चेंट के सन थे, ठीक है ना। तो ये बचपन से ही क्या था ना, इन्होंने ऑलिव और वाइन प्रेसर्स को देखा है, मतलब ऑलिव ऑलिव को प्रेस करके उससे ऑयल निकालना, तो ये सब ये बचपन से ही देख रहे थे, ये प्रेस करने वाला सिस्टम इनको बचपन से ही पता था, ठीक है। और इनको आता था कि वो स्टोन को पॉलिश करते थे, और ये अच्छे गोल्ड स्मिथ्स भी थे और माउल्स भी बनाते थे। माउल्स मतलब होता है जब आप कोई भी शेप में, कोई डिज़ाइन में कोई अल्फ़ाबेट बना रहे हो, उसको माउल्स कहते थे। तो ऑलिव प्रेस, जैसे ये ऑलिव प्रेस से ये ऑयल निकालते थे बचपन में, वही इन मतलब ये ऑलिव प्रेस से ही इनको मॉडल मिला कि प्रिंटिंग प्रेस को कैसे ये इन्वेंट कर सकते हैं। तो ऑलिव प्रेस से ही इनका मॉडल बना। तो माउल्स ये बनाते थे, मतलब बहुत सारे लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स को शेप देते थे, क्योंकि ये गोल्ड स्मिथ भी थे, ठीक है ना। तो फाइनली क्या हुआ, 1448 में एक परफेक्ट सिस्टम बना दिए, क्या, प्रिंटिंग प्रेस का। और सबसे पहले ये क्या प्रिंट किए, बाइबल प्रिंट किए, मतलब क्रिश्चियन का जो रिलीजियस टेक्स्ट है, रिलीजियस बुक है बाइबल, उसको सबसे पहले प्रिंट किए। तो ये 180 कॉपीज़ किए, 3 साल में 180 कॉपीज़ तैयार कर दिए। तो ये बहुत एफिशिएंट हो गया, फास्ट हो गया, तो लोग बहुत खुश हो गए, अरे यार इतना जल्दी इतना प्रिंट हो रहा है, तो लोग ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि जो न्यू टेक्नोलॉजी आया, जो गुटनबर्ग ने न्यू टेक्नोलॉजी लाया प्रिंटिंग प्रेस का, ऐसा नहीं था कि ये न्यू टेक्नोलॉजी आने से जो पुराना टेक्निक्स था हैंड रिटन वाला, वो ख़त्म ही हो गया। देखिए, तो क्या हो रहा था ना, जैसे बीच में कुछ प्रिंट किया जा रहा था न्यू टेक्नोलॉजी के जो प्रिंटिंग प्रेस था उससे, लेकिन साइड में उसको स्पेस छोड़ दिया जाता था कि देखिए, आप कोई भी पिक्चर को अगर आप मशीन से बना रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर नहीं होगा अगर आप हाथ से बना रहे हो। तो साइड में जगह छोड़ दिया जा रहा था बॉर्डर्स में, डिज़ाइन के लिए, डेकोरेशंस के लिए, हैंड स्टाइल भी ज़रूरी था, पिक्चर्स के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे क्या हो रहा था ना, हैंड पेंटिंग भी ज़रूरी था। तो ऐसा नहीं था कि जो पुराना टेक्नोलॉजी था वो पूरी तरह से डिस्प्लेस ही कर दिया था, ठीक है। तो लोग धीरे-धीरे क्या हुआ ना, हैंड प्रिंटिंग, वुड ब्लॉक एक हैंड प्रिंटिंग था, तो धीरे-धीरे लोग हैंड प्रिंटिंग से किधर मूव करने लगे, मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ, मशीन की तरफ बढ़ने लगे। कब, जब जॉन गुटेनबर्ग ने एक फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया। नाउ द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, मतलब कि रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है, मतलब क्रांति, मतलब चेंज, मतलब कि जो प्रिंट रेवोल्यूशन आया तो कैसे कैसे चेंजेस आया सोसाइटी में और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है। तो ये जो प्रिंट रेवोल्यूशन है वो कैसे लोगों के लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया, ठीक है ना। तो प्रिंटिंग जैसे आया तो क्या हुआ ना, जो बुक्स के प्राइस है वो कम हो गए। देखिए, पहले क्या होता था, हाथ से प्रिंट किया जाता था तो वो एक टाइम पे एक ही, दो ही, तीन ही प्रिंट किया जाता था, ठीक है। तो उससे क्या होता था, ज़्यादा प्रिंट नहीं हो पाता था, कम प्रिंट होता था तो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था बुक्स। लेकिन अब क्या था, प्रिंटिंग प्रेस आ गया, अब तो बस छापते जाओ छापते जाओ, तो बहुत सारी बुक्स प्रिंट होने लगी और जो लोग पढ़ने वाले थे वो भी धीरे धीरे बढ़ गए। तो पहले क्या होता था, प्रिंट कल्चर के आने से पहले जो अर्लियर लोग थे, अर्लियर टाइम में जो इलाइट्स थे, मतलब जो रिच थे, ठीक है ना, वही सिर्फ पढ़ा करते थे बुक्स, क्योंकि बुक्स बहुत एक्सपेंसिव होता था, गरीब लोग खरीद नहीं पाते थे। जो गरीब लोग करते थे वो ओरली बात करते थे, जैसे कि मैंने किसी को कुछ सुना दिया, कोई फेरी टेल स्टोरी, वो किसी को सुनाया, वो किसी को सुनाई, ऐसे ट्रांसफर होता था, ठीक है ना। तो जो गरीब थे, जो पुअर लोग थे, वो अपने ओरली डिस्कस करते थे। लेकिन प्रिंट कल्चर के आने के बाद क्या हुआ, प्रिंट कल्चर के आने के बाद हुआ क्या, इतना ज़्यादा प्रिंट होने लगा कि जो एक्सपेंसिव बुक्स था वो रिड्यूस होके पूरा चीप बिकने लगा और सारे लोग खरीदने लगे। पहले एक्सपेंसिव मिलता था, लेकिन जब प्रिंट कल्चर आ गया, जो प्रिंट में रेवोल्यूशन आया, जैसे रेवोल्यूशन आया, पहले वुड ब्लॉक प्रिंटर आया, फिर गुटेनबर्ग ने एक नया प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया, इन्वेंट किया। तो उससे क्या हो रहा था ना, जितने बुक्स थे वो हर सेक्शन के, सोसाइटी में हर सेक्शन के लोगों के पास जाने लगा, अमीर हो गरीब हो, और बुक बहुत सस्ते में मिलने लगा। तो लोग बहुत ज़्यादा उस वक्त बहुत बुक पढ़ने लगे। तो क्या हुआ,
कि पहले क्या होता था, हियरिंग पब्लिक था, मतलब सिर्फ सुनने वाले लोग थे, किसी एक को पढ़ने आता था वो सुना देता था सबको, लेकिन अब क्या हो गया, रीडिंग पब्लिक हो गया, अब सारे ही लोग पढ़ने लगे। लेकिन यूरोप में सारे लोग तो अब थे नहीं पढ़े लिखे, तो जो नहीं पढ़े लिखे थे वो क्या करते थे, वो क्या करते थे कि जो पढ़े लिखे हैं वो क्या करते थे, वो बुक लेकर, वो बुक से पढ़कर लोगों को पढ़कर सुनाते थे। पहले बुक से लेकर पढ़ के नहीं, क्योंकि बुक्स तो मिलता ही नहीं था गरीब को। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 15 पुअर्स है, 15 पुअर्स में कोई एक है जो लिटरेट है, जो जिसको पढ़ना आता हो, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो बुक से देखकर 14 लोगों को पढ़ के सुना दे रहा है। तो अब इस तरह होने लगा। तो बहुत सारे टेक्स्ट को प्रिंट किया जाने लगा, बैलेड्स को प्रिंट किया जाने लगा, मतलब ओल्ड स्टोरीज को, फोक टेल्स मतलब ट्रेडिशनल स्टोरीज जो होता है उसको प्रिंट किया जाने लगा, और इतना पब्लिश किया जाने लगा कि लोग बहुत पढ़ने लगे, और इतना पब्लिश किया जाने लगा, डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो पहले क्या था कि ओरल क्या था, ओरल कल्चर को मतलब ओरल था, पहले लोग ओरली ट्रांसफर करते थे, लेकिन क्या हो गया, प्रिंट के आने से क्या हुआ, लोग अब पढ़ के ट्रांसफर करने लगे बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ ना, प्रिंट जो रेवोल्यूशन हुआ वो लोगों के लाइफ को बदल दिया, मतलब पहले सिर्फ अमीर लोग पढ़ते थे, अब जितने गरीब हैं सारे लोग पढ़ने लगे। नाउ रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट, मतलब ऐसा था कि प्रिंट आने से किसी लोगों को, बहुत लोगों को डर लग रहा था। किनको डर लग रहा था, जो रिलीजियस लीडर्स थे, जो चर्च के लोग थे, उनको डर लग रहा था। क्यों, देखिए, प्रिंट क्या था ना कि बहुत सारे सब लोग अपने अपने आइडियाज़ को सर्कुलेट कर रहे थे, मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ रिलीजियस टेक्स्ट में कुछ, डोंट माइंड, मुझे कुछ रिलीजियस टेक्स्ट में कुछ अच्छा नहीं लगा, मतलब उसको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत है, तो मैंने क्या किया, प्रिंट करके वो स्प्रेड कर दिया कि हाँ ऐसा ऐसा है, गलत है। तो क्या होने लगा, सारे लोग अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने लगे। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इवन दोज हु डिसअग्री विथ सेटअप अथॉरिटीज़ कुड नाउ प्रिंट एंड सर्कुलेट देयर आइडियाज़, मतलब बहुत सारे लोग थे जिनको अथॉरिटीज़, जो गवर्नमेंट है, ठीक है ना, जो चर्च है, जो रिलीजियस टेक्स्ट है, उनसे डिसएग्री होने लगे लोग, और उनको लेकर, उसको मुद्दा बनाकर लोग अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने लगे लोगों तक। तो फियर किनको था, फियर उनको था जैसे कि जो रिलीजियस, जो मोनार्क होते थे, जो प्रीस्ट हुआ करते थे, जो चर्च में प्रीस्ट थे, जो राजा थे, उनको टेंशन हो रहा था, उनको डर था कि कहीं, क्योंकि देखिए प्रिंट हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा प्रिंट कल्चर बढ़ जाए कि हमारी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाए, लोग रेवोल्यूशन पे उतर जाए कि नहीं, जो प्रीस्ट है वो तो गलत कर रहा है, ठीक है ना। तो प्रीस्ट को और मोनार्क को ऐसा लगने लगा कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करेंगे अगर गलत गलत चीज़ को, तो हमारा जो वैल्यूबल लिटरेचर है, जो हमारी बुक्स है, जो रिलीजियस टेक्स्ट है, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लोगों के मन में गलत गलत चीज़ डाला जाएगा। तो इनको ये फियर था। लेकिन रेवोल्यूशन कैसे आया, चेंजेस कैसे आया, तो 1517 में क्या था, मार्टिन लूथर एक जर्मन से बिलोंग करते थे, एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे, ठीक है ना। रिलीजियस रिफॉर्मर मतलब रिलीजन में अगर उनको कुछ सही नहीं लगा तो उसको रिफॉर्म, उसको बदलना चाहते थे। तो इन्होंने 95 थीसिस लिखा था, ठीक है। तो मार्टिन लूथर जर्मनी से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने क्या किया, एक रोमन कैथोलिक चर्च है उसको क्रिटिसाइज किया। कहा कि जो ये रिचुअल्स करते हैं, जो भी इनका ट्रेडिशन है वो प्रैक्टिस करते हैं, वो गलत है, वो सही नहीं है, ठीक है ना। और ऐसे वो क्रिटिसाइज करते हुए अपना एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन लाते हैं। मतलब कि पहले क्या था, चर्च में बस एक ही कम्युनिटी था, क्या था, कैथोलिक। लेकिन मार्टिन लूथर रिफॉर्म्स लाए और एक नया कम्युनिटी को जन्म दिए, प्रोटेस्टेंट, मतलब प्रोटेस्टेंट। देखिए, अब पहले क्या था, क्रिश्चियन में एक ही था कि हाँ एक ही सेक्ट था, कैथोलिक क्रिश्चियन, लेकिन अब क्या है, प्रोटेस्टेंट हो गया है। तो बिगनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू हो गया। तो मार्टिन लूथर क्या किए, बहुत सारे बुक्स को, न्यू टेस्टामेंट्स को कॉपीज किए, ठीक है ना। इनका कहना था कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। इनका कहना था कि जो प्रिंट है, वो प्रिंट से हम क्या कर सकते हैं, वो गॉड का दिया हुआ एक बहुत अल्टीमेट गिफ्ट है, जिससे हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में हम लिख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, तो वो चीज़ क्या होता है, वो चीज़ रिफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा मानना था मार्टिन लूथर जी का, जो रिफॉर्म लाए थे रिलीजन में, क्रिश्चियन रिलीजन में। तो ऐसा वो क्यों बोले थे, ऐसा इसलिए बोले थे कि जो प्रिंट है वो एटमॉस्फेयर है, उसमें एक नया चीज़ को ला रहा था, जैसे कि लोग अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करके रिफॉर्म्स ला रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट्स, तो डिबेट्स होने लगा कि नहीं प्रिंट तो सही नहीं है, कोई कह रहा है नहीं प्रिंट अच्छा है, रिफॉर्म्स ला रहा है।
तो डिसेंट्स मतलब क्या होता है? डिसेंट मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज़ से ना सहमत हो, डिसएग्री हो, तो आप उसको डिसेंट कहेंगे। तो बहुत सारे लोग थे, वो रिलीजियस लिटरेचर से डिसएग्री हो रहे थे, ठीक है ना? और वो लिख रहे थे कुछ ना कुछ। उसी में एक थे मेनोकियो। मेनोकियो एक मिलर था, ठीक है ना? मील में काम करता था मेनोकियो, इटली से बिलॉन्ग करता था। ये क्या किया, बुक्स को रीड किया और रीइंटरप्रेट किया। रीइंटरप्रेट मतलब कि वो बोला कि नहीं, वो बोले कि ये कुछ गलत है, इसको चेंज किया जाना चाहिए, ठीक है ना? वो किसको किए? बाइबल को। बाइबल एक बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस टेक्स्ट है, किसका? क्रिश्चियन लोगों का, ठीक है ना? और वो उसको रीइंटरप्रेट किया कि नहीं, इसमें कुछ गलत है, चेंजेस होना चाहिए। तो क्या हुआ, रोमन कैथोलिक चर्च जो है, चर्च क्या किया, इसके ऊपर सजा सुना दिया, इसको एग्जीक्यूट करवा दिया। किसको? मेनोकियो को, क्योंकि ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था किसके? रिलीजियस बुक्स के अगेंस्ट। उसके बाद क्या हुआ, कैथोलिक चर्च ने क्या किया, इनको एग्जीक्यूट करके फिर जो रिलीजियस बुक्स है उसको प्रोहिबिट कर दिया कि अब कोई भी बुक्स जो शॉप होता है वहाँ पे रिलीजियस बुक्स को, इस तरह टाइप के रिलीजियस बुक्स को नहीं बेचा जाएगा। मतलब कोई अगर रिलीजन के बारे में कुछ गलत लिख के उसको प्रिंट करके बुक बनाकर अगर दे रहा है शॉप में कि इसको बेचो, उसको पब्लिश करना वो नहीं किया जाएगा। 1558 में इसको प्रोहिबिट कर दिया गया। तो अब हम पढ़ेंगे द रीडिंग मेनिया। मेनिया क्या होता है? मुझे तो शुरू में लगा था किसी का नाम होगा। मेनिया मतलब होता है कि जब आपको कोई चीज़ क्रियोसिटी होता, पूरा फैल जाता, एक्साइटमेंट होता होगा कि नहीं मुझे पढ़ना है। सारे लोगों को जब बहुत एक्साइटमेंट होता है, जैसे अभी हमें इंटरनेट का मेनिया है, मतलब कोई भी लोग इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते, सारे लोग चाहते हैं कि इंटरनेट होना चाहिए। उसी तरह तब क्या था, प्रिंट एक मेनिया बन चुका था लोगों के बीच में, द रीडिंग मेनिया। तो यूरोप में क्या था, लिटरेसी रेट 60 से 80% तक बढ़ गया था, पूरा अच्छे खासा लिटरेसी रेट बढ़ गया था। जो चर्च थे वो क्या किया, वो स्कूल सेटअप करने लगे विलेज विलेज में कि लिटरेसी रेट को बढ़ाया जाएगा। अच्छा, चर्च के लोग तो अगेंस्ट थे प्रिंट के, फिर वो क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे कि उनका वाह वाह हो और उनका जो सुप्रीमेसी वो थोड़ा बढ़ जाए। तो लिटरेसी रेट बढ़ रहा था तो रीडिंग मेनिया भी बढ़ रहा था। मतलब कि पहले 5 लोग पढ़ने वाले थे तो 5 ही लोग पढ़ना चाह रहे थे बुक्स, लेकिन अब क्या हो रहा था कि 100 लोग पढ़ना सीख गए तो 100 लोग बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ गया। तो बहुत सारे रिचुअल्स कैलेंडर्स पब्लिश होने लगा, प्रिंट होने लगा, फॉक टेल्स, बहुत सारे ट्रेडिशनल स्टोरीज प्रिंट होने लगा, ठीक है ना? इसी तरह इंग्लैंड में पेनी बुक्स को सोल्ड किया जाता था पेडलर्स के थ्रू। पेडलर्स को चैपमैन भी कहा जाता है। पेनी बुक क्या होता है, एक छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल पतली पतली बुक होती है जो बहुत चीप आता है। तो पेडलर क्या होता था, सबके घर 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 जाकर इसको बेचता था। इंग्लैंड में, फ्रांस में क्या था, बिलियोथिक। बिलियोथिक एक ब्लू कलर का बुक था जिसको बेचा जाता था फ्रांस में, बहुत सस्ती सी बुक थी। तो मतलब इतना ज़्यादा पब्लिश होने लगा था बुक इतने सस्ते दामों में कि लोग बहुत पढ़ना चाहते थे। न्यूज़पेपर, जर्नल्स, इंफॉर्मेशन ऑन वॉर एंड ट्रेड के बारे में, वॉर के बारे में इंफॉर्मेशन ये प्रिंट होने लगा, ठीक है ना? बहुत सारे थिंकर्स और साइंटिस्ट के आइडियाज़ को भी लोग प्रिंट करने लगे प्रिंट के माध्यम से। जैसे कि आइजैक न्यूटन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है ना? तो इनके बारे में अब लोग लिख कर प्रिंट करने लगे। वोल्टेयर, थॉमस पेन, रूजो, इनके बारे में, इनके आइडियाज़ को, ये सारे थिंकर्स है, ठीक है ना? वोल्टेयर, थॉमस पेन, रूजो, ये सब थिंकर्स है। पॉलिटिकल थिंकर्स को हो, इकोनॉमिक थिंकर्स को हो, और ये है आइजैक न्यूटन, एक साइंटिस्ट थे। तो इनके आइडियाज़ को प्रिंट किया जाने लगा, लोगों तक पहुंचाया जाने लगा, लोग बहुत पढ़ना पसंद करते थे, ठीक है, क्योंकि बुक बहुत चीपली बिकने लगा था। ट्रेम्बल देयर फॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ट्रेम्बल मतलब क्या होता है, घबराना, थरथराना, उसको ट्रेम्बल कहते हैं। तो क्या हुआ, जैसे जैसे प्रिंट जैसे जैसे बढ़ने लगा वैसे वैसे जो मोनार्क थे वो बहुत थरथराने लगे कि नहीं, अब प्रिंट इतना बढ़ रहा है, लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें आ रहा है, नए नए आइडियाज़, तो हमारा जो डिस्पोटिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्पोटिज्म मतलब होता है कि एक हेड, किसी एक का रूल होता है, उसे डिस्पोटिज्म कहते हैं। तो उनको लग रहा था कि ख़त्म हो जाएगा, एरिस्टोक्रेसी है जितने भी, वो सब ख़त्म हो जाएगा, ये वर्ल्ड है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो लुइस सेबेस्टियन मार्कर एक नॉवेलिस्ट थे। इन्होंने लिखा था, प्रिंटिंग प्रेस इज मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन दैट विल स्वीप डिस्पोटिज्म अवे। इनका कहना था कि प्रिंट ही एक ऐसा माध्यम है, प्रिंट के माध्यम से जो ये डिस्पोटिज्म रूल है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। और इनका एक नॉवेल भी है जिसमें इन्होंने दिखाया है, जिसमें इन्होंने पढ़ना मतलब रीडिंग जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। जैसे कि जो वहाँ पे जो हीरो है इनके नॉवेल में, वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, वो रीडिंग मतलब वो पढ़ लिख के ट्रांसफ़र होता है। तो ये दिखाना चाहते हैं कि पढ़कर हम बहुत चीज़ को बदल सकते हैं। कौन? ये मार्कियर, एक नॉवेलिस्ट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको पता है 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। जैसे कि
लोग कहते हैं कि प्रिंट पूरी तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन में अपना मतलब दिखाता है रोल, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रिंट के माध्यम से प्रिंट एक कंडीशन क्रिएट करता है, ठीक है ना? प्रिंट से लोग अवेयर होते हैं, एक कंडीशन क्रिएट करता है जिससे कि क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाती है। तो फर्स्ट ये है, हम चार 3 पॉइंट से इसको समझेंगे। तो प्रिंट के माध्यम से क्या हो रहा था, जितने थिंकर्स है उनके आइडियाज को स्प्रेड किया जा रहा था, जिससे कि जो लोग थे वो पढ़ रहे थे, वो रैशनली सोच रहे थे कि हाँ ये मोनार्क सही नहीं कर रहा है, वो रीजन दे रहे थे कि नहीं ये जो मोनार्क किया है वो गलत है, इसमें कोई जस्टिस नहीं है। तो लोग जज करना शुरू कर दिए थे थिंकर्स के आइडियाज को पढ़कर प्रिंट के माध्यम से। सेकंड ये था कि प्रिंट एक कंडीशन क्रिएट करता है, एक न्यू कल्चर जिसमें डायलॉग और डिस्कशंस और डिबेट्स होते हैं। जैसे कि प्रिंट के माध्यम से कोई दो दो आइडिया आता है सोसाइटी में, लोग उसके बारे में डिबेट करते हैं कि नहीं ये सही है ये सही है। तो इससे क्या होता है ना, एक डिस्कशन का माहौल जागता है, और इससे क्या बहुत सारे वैल्यूज़ कस्टम्स इंस्टीट्यूशंस को दोबारा से इवेल्यूट किया जाता है, रीवैल्यूट किया जाता है पब्लिक में डिस्कस करके। तो इससे एक नया आइडिया निकलता है पब्लिक में। थर्ड ये था कि आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर मॉक द रॉयलिटी एंड क्रिटिसाइज देयर मोरालिटी। तो प्रिंट के माध्यम से क्या था कि जो रॉयल लोग हैं, जो रॉयल्टी है, जो अमीर लोगों का जो मोनार्क है, जो यूरोप में जितने भी, फ्रांस में स्पेशली, फ्रांस में जो एरिस्टोक्रेट्स थे, मतलब जो अमीर लोग थे, जो रिच लोग थे, उनको प्रिंट के माध्यम से बहुत ज़्यादा मतलब नीचा दिखाया जाता था। जैसे कि कार्टून और कैरिकेचर्स के थ्रू। कार्टून्स क्या होता है कि ऐसे आप कुछ लिख दिए हो और यहाँ आप कार्टून बना दिए हो फ्रांस के मोनार्क के बारे में, और लोगों तक पहुँचा रहे हो कि नहीं फ्रांस का जो मोनार्क है वो सही नहीं है। तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि मोनार्क बहुत खुश है और जो कॉमन लोग हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो ऐसा कार्टून्स और कैरिकेचर से दिखाया जा रहा है, जिससे क्या है कि लोगों के मन में ये डाला जा रहा है कि नहीं जब मोनार्क है वही बस खुश है, जो कॉमन पीपल है वो खुश नहीं है, तो हमें रिवॉल्ट करना चाहिए, हमें रेवोल्यूशन करना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं था। देखिए, ये तो ठीक है, चलिए फ्रांस में ये इस तरह से प्रिंट कल्चर एक कंडीशन क्रिएट करता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। लेकिन जो फ्रेंच लोग थे, जो फ्रेंच पीपल थे, वो सिर्फ़ एक टाइप के तो किताब नहीं पढ़ते थे। मतलब जो वोल्टेयर और रूसो जो थिंकर्स हैं, उनके आइडियाज़ को तो नहीं पढ़ते थे। जो रिलीजियस लीडर्स हैं, वो भी तो अपनी कुछ बुक्स को प्रिंट करवाते थे, तो लोग उसको भी पढ़ते थे। जो राजा है, वो भी तो कुछ ना कुछ प्रिंट करवाता था, लोग उसको भी पढ़ते थे। और लोग बहुत रैशनली सोचना शुरू कर दिए थे। देखिए, प्रिंट डायरेक्टली लोगों के माइंड को शेप नहीं किया था फ्रांस में कि हाँ बस पढ़ लिए चलो अब रेवोल्यूशन करते हैं। लेकिन प्रिंट के माध्यम से क्या हुआ, लोग अब अच्छे से सोच पा रहे थे, कुछ डिफरेंट सोच पा रहे थे, ठीक है, फ्रांस में। तो इस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है फ्रांस में, जिसमें प्रिंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 19th सेंचुरी आते-आते क्या हुआ, लिटरेसी रेट यूरोप का बहुत ज़्यादा बढ़ गया और रीडर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए पढ़ने वाले। जैसे कि चिल्ड्रन हो गए, वुमेन, वर्कर्स, तो वन बाय वन समझते हैं। तो चिल्ड्रंस के लिए एजुकेशन कंपल्सरी हो गया था कि हाँ, सबको पढ़ाई करना है। चिल्ड्रन प्रेस एक डेवलप हो जाता है, सेटअप हो जाता है फ्रांस में 1857 में। बुक को पब्लिश किया जाने लगा ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे फेरी टेल्स, फ़ोक टेल्स। फेरी टेल्स मतलब कुछ फ़िक्शन स्टोरीज़, ठीक है ना? फ़ोक टेल्स मतलब जो पुराने स्टोरीज़, उसको प्रिंट किया जाने लगा बच्चों के लिए कि लोग बच्चे पढ़ेंगे। ग्रीम ब्रदर्स है जो जर्मनी से बिलॉन्ग करते हैं, वो क्या किए, बहुत सालों तक हर विलेज टू विलेज घूमे, और जितना भी ट्रेडिशनल फ़ोक टेल्स है, कविताएँ हैं और बहुत सारे कविता है और जो स्टोरीज़ है उनको कंपाइल करके बुक्स को प्रिंट करवाए, बुक को पब्लिश करवाए। उसके बाद वुमेन थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रीडर और राइटर भी बन चुकी थी। वुमेन भी पढ़ना शुरू कर दी थी, जो महिलाएँ थी, और राइटर भी बन चुकी थी, लिखना भी शुरू कर दी थी। जैसे कि पेनी मैगज़ीन्स वो पढ़ना शुरू कर दी थी। कैसे वुमेन को अच्छे से प्रॉपर बिहेवियर से रहना चाहिए घर में, ऐसी चीज़ें प्रिंट होने लगी और वुमेन पढ़ना पसंद करती थी। मतलब दादी जी के नुस्खे, नानी जी के नुस्खे, इस टाइप की चीज़ प्रिंट होने लगी और वुमेन पढ़ना शुरू कर दी। तो नोवेलिस्ट भी थी, मतलब लिखती भी थी वो, ऐसा नहीं था सिर्फ पढ़ती थी। जैसे कि एक नोवेलिस्ट थी जॉन ऑस्टेन, ब्रॉन सिस्टर्स, जॉर्ज इलियट, ये सारे नोवेलिस्ट थे। तो वुमेन पढ़ना भी शुरू कर दी थी और लिखना भी शुरू कर दी थी, एक इम्पॉर्टेंट रीडर और राइटर बन चुकी थी। तो चिल्ड्रंस के लिए भी प्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चिल्ड्रंस के लिए बहुत सारी बुक्स प्रिंट होने लगे, वुमेन के लिए भी। वर्कर्स क्या कर रहे थे, वर्कर्स बुक रेंट में लेकर लाइब्रेरी से पढ़ते थे। वो सेल्फ एजुकेटेड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। जो वर्किंग पीपल थे, वो उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, रेंट से बुक लेते थे लाइब्रेरी से, उसको पढ़कर फिर उसको वापस कर देते थे। और वर्कर्स अपने टाइम में सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते थे, सेल्फ एक्सप्रेशन करते थे। वर्कर्स भी अपने बारे में लिखना शुरू कर दिए थे। जैसे कि ये पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में लिखते थे कि सोसाइटी में पॉलिटिक्स कैसे हो रहा है, या फिर वो अपना ऑटोबायोग्राफीज़ लिखते थे। वर्कर्स अपने बारे में लिखते थे कि उनकी क्या कंडीशन है। तो वर्कर्स भी धीरे-धीरे
लिए लिखना पढ़ना शुरू कर दिए, वुमेन भी और चिल्ड्रंस भी। ओके, तो इस तरह से जो प्रिंट का कल्चर है वो प्रिंट रेवोल्यूशन हम इसको कहेंगे कि प्रिंट आने से क्या हुआ, रेवोल्यूशन आया, लोगों के लाइफस्टाइल में चेंजेस आया। तो सो दैट इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, जय हिंद।